जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज हम डाउट्स वाली रचनाएं और प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यानी कि आज की इस क्लास में हम उन प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे जो देखने में, सुनने में एक जैसी ही लगती है, लेकिन उनके रचनाकार अलग अलग होते हैं। ये रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है और डाउट्स होने के कारण कई बार हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करवाओ ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी क्लासें हम लेकर आ सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। युगधार काव्य सोहनलाल द्विवेदी जी का माना जाता है। युगधार कैसी है? सोहन लाल, यानी सोहन लाल, लाल है। युगधार कैसी है? लाल। सोहन लाल द्विवेदी जी की यह रचना मानी जाती है, आपको याद रहेगा। युगधारा, युगधारा जो काव्य है नागार्जुन जी का माना जाता है। युगधारा कैसी है? नाग की तरह, यानी नाग, नागार्जुन जी। युग की गंगा जो काव्य है केदारनाथ अग्रवाल जी का माना जाता है। युग की गंगा कहाँ से बहती है? केदारनाथ से। आपको याद रहेगा, युग की गंगा जो काव्य है केदारनाथ अग्रवाल जी का माना जाता है। युग चरण काव्य जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी का माना जाता है। युग चरण कैसे हैं? मक्खन की तरह, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना मानी जाती है। युगवाणी जो काव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का माना जाता है। युगवाणी, वाणी यानी वाणी सुमित्र जैसी होती है, सुमित्र जैसी होती है युगवाणी, सुमित्रा नंदन पंत। युगांत जो काव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का माना जाता है। युग का अंत कौन करेगा? सुमित्र, यानी सुमित्र से हमें युग का अंत करवाना है। युगांत काव्य किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। ये रचनाएं एक जैसी हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। आगे देखते हैं। आगे देखो, समय देवता जो काव्य है नरेश मेहता जी का माना जाता है। समय देवता पहले क्या था? नरेश था, नरेश, यानी समय देवता नरेश था, राजा था। समय देवता जो काव्य है किसका है? नरेश मेहता जी का। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि साहित्य देवता जो है मक्खन खाता है, मक्खन। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। समय के पाँव जो काव्य है माखनलाल चतुर्वेदी जी का माना जाता है। समय के पाँव कैसे हैं? मक्खन की तरह। याद रखना है कि समय के पाँव मक्खन की तरह है। तो ये किसकी रचना हुई? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। याद कर लेना। आगे देखते हैं। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी माने जाते हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है, यानी कि अमृत राय जी ने अपने पिता प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी है। कलम का मजदूर के लेखक मदन गोपाल जी माने जाते हैं। मदन गोपाल जी ने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है कलम का मजदूर नाम से। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। अगर परीक्षा में पूछा जाए कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो आपने अमृत राय जी बताना है। कलम का मजदूर के लेखक मदन गोपाल जी हैं, यानी कि मैं से मजदूर, मैं से मदन। याद कर लेना। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। भाषा का जादूगर शिव पूजन सहाय जी को कहा जाता है। शब्दों का जादूगर
कमलेश्वर जी को कहा जाता है। यानी कि शब्दों के जादूगर कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए कम से कमलेश्वर याद कर लेना कि शब्दों का जादूगर कमलेश्वर जी को कहा जाता है। बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह जी को कहा जाता है। सभी याद कर लेंगे, बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। गीत गोविंद काव्य जयदेव जी का माना जाता है। राग गोविंद काव्य मीराबाई जी का माना जाता है। गीत गोविंद की टीका काव्य मीराबाई जी का माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे, यह तीनों रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए गीत गोविंद तो जयदेव, यानी कि गीत गोविंद जयदेव की रचना है। राग गोविंद मीराबाई, यानी कि गोविंद के राग मीराबाई ने गाए थे, इसलिए राग गोविंद मीराबाई की रचना है। गीत गोविंद की टीका, जो टीका है वो मीराबाई जी की है। सभी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। अनित्य कहानी वदी उजमा जी की मानी जाती है और अनित्य उपन्यास मृदुला गर्ग जी का माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान जी का माना जाता है। पीली आंधी आपने देखी होगी, खेतों में आती है। सरसों के खेत देखे होंगे जिसमें जिन खेतों में सरसों उगी हो, पीले पीले फूल उग जाते हैं, तो पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान जी का उपन्यास माना जाता है। काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर जी का माना जाता है। यानी कि काली आंधी आजकल कम देखने को मिलती है, यानी कम से कमलेश्वर आप याद कर लेना। काली आंधी उपन्यास जो है कमलेश्वर जी का माना जाता है। एक राष्ट्रीय आत्मा राजा राम शुक्ल जी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। एक राष्ट्रीय आत्मा अगर पूछा जाए तो उत्तर आना चाहिए राजा राम शुक्ल जी। एक भारतीय आत्मा अगर पूछा जाए उत्तर आना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी जी। आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। अर्धनारीश्वर उपन्यास जो है विष्णु प्रभाकर जी का माना जाता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर परीक्षा में अर्धनारीश्वर निबंध पूछा जाए तो आपका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी आना चाहिए। अर्धनारीश्वर उपन्यास अगर पूछा जाए तो विष्णु प्रभाकर आपका उत्तर आना चाहिए, यानी कि उत्तर सही होगा। अगर निबंध और उपन्यास नहीं लिखा आएगा, सीधा लिखा आ जाए अर्धनारीश्वर रचना किसकी है, तो दोनों विकल्पों में से एक विकल्प आपको दिया होगा, तो उस प्रकार से आपने उत्तर सही करना है। आगे देखते हैं। त्रिशंकु निबंध जो है अजय जी का माना जाता है। त्रिशंकु नाटक बृजमोहन जी का माना जाता है। त्रिशंकु कहानी संग्रह मनु भंडारी जी का माना जाता है। और त्रिधारा काव्य जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। सन्यासी उपन्यास इलाचंदर जोशी जी का माना जाता है। सन्यासी नाटक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का माना जाता है। और युवा सन्यासी नाटक जो है कैलाश वाजपेयी जी का माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। मुक्तिपथ नाटक जो है उदय शंकर भट्ट जी का माना जाता है। मुक्तिपथ उपन्यास जो है इलाचंद्र जोशी जी का माना जाता है। मुक्तिपथ उपन्यास, यह भी उपन्यास है, यह अभय मौर्य जी का माना जाता है। यानी कि
मुक्ति पथ नाम से दो उपन्यास हैं, एक ईला चंद्र जोशी जी का और एक अभय मौर्य जी का। अगर परीक्षा में मुक्ति पथ उपन्यास पूछा जाएगा तो दोनों विकल्पों में से एक होगा, यानी कि एक दिया जाएगा, या तो ईला चंद्र जोशी वहाँ पर लिखा होगा या अभय मौर्य जी लिखा होगा। मुक्ति प्रसंग जो काव्य है राजकमल चौधरी जी का माना जाता है। तो याद कर लेना, अगर मुक्ति पथ नाटक पूछा जाए तो आपका उत्तर उदय शंकर भट्ट जी आना चाहिए। मुक्ति पथ उपन्यास पूछा जाए तो आपको विकल्प में मिलेगा या तो ईला चंद्र जोशी या अभय मौर्य जी। मुक्ति प्रसंग काव्य जो है राजकमल चौधरी जी माने जाते हैं। आगे देखते हैं, पंचवटी प्रसंग काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। पंचवटी काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी का माना जाता है। याद कर लेना, पंचवटी प्रसंग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। पंचवटी काव्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी का माना जाता है। आगे देखते हैं, वापसी कहानी उषा प्रियवंदा जी की मानी जाती है। वापसी एकांकी उदय शंकर भट्ट जी की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, वापसी कहानी जो है उषा प्रियवंदा जी की, वापसी एकांकी जो है उदय शंकर भट्ट जी की। आगे देखते हैं, रस विमर्श काव्य डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी की मानी जाती है। रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। रस सिद्धांत रचना डॉक्टर नगेंद्र जी की मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल साकृत्यान जी की। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है यह भी जानकी देवी बजाज जी की। तो याद कर लेना, अगर परीक्षा में पूछा जाए मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है तो या तो विकल्प में आपको राहुल साकृत्यान दिया होगा या जानकी देवी बजाज दिया होगा। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। अर्धकथानक आत्मकथा जो है बनारसी दास जैन जी की मानी जाती है। अर्धकथा आत्मकथा जो है डॉक्टर नगेंद्र जी की मानी जाती है। अर्धकथानक और अर्धकथा दोनों में फ़र्क है। अर्धकथानक आत्मकथा बनारसी दास जैन की है, अर्धकथा आत्मकथा डॉक्टर नगेंद्र जी की है। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह शिव मंगल सुमन जी का माना जाता है। मिट्टी की बारात कविता जो है वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, अगर आपसे मिट्टी की बारात काव्य संग्रह पूछा जाए तो आपका उत्तर शिव मंगल सुमन जी आना चाहिए। मिट्टी की बारात अगर कविता पूछी जाए तो आपका उत्तर वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी आना चाहिए। आगे देखते हैं, साय में धूप काव्य के लेखक दुष्यंत कुमार जी हैं। सीढ़ियों पर धूप में काव्य के लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। धूप के धान काव्य के लेखक गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। धूप की उंगलियों के निशान काव्य संग्रह के लेखक महीप सिंह जी हैं। धूप में जग का रूप सुंदर काव्य के लेखक वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी हैं। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। धूप के हस्ताक्षर गज़ल के लेखक ज्ञान प्रकाश विदेह
जी हैं। पक गई है धूप काव्य के लेखक रामदरस मिश्र जी हैं। उभरती हुई धूप उपन्यास के लेखक गोविंद मिश्र जी हैं। धूप की तलवार कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। टहनियों पर धूप कहानी के लेखक मेहरुनिशा परवेज जी हैं। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास के लेखक नीलेश रघुवंशी जी हैं। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक महेंद्र भल्ला जी हैं। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका ममता कालिया जी हैं। आगे देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक रंगे राघव जी भी हैं। यानी कि पंच परमेश्वर नाम से कहानी दो लेखकों ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी ने और रंगे राघव जी ने। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं, तो आपको विकल्प में या तो मुंशी प्रेमचंद जी मिलेगा या रंगे राघव जी मिलेगा। आगे देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान काव्य के लेखक नामवर सिंह जी हैं और नई कविता के प्रतिमान काव्य के लेखक लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। आगे देखते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी हैं। हार की जीत कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी भी हैं। यानी कि हार की जीत नाम से दो लेखकों ने कहानी लिखी है, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी ने और मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगर परीक्षा में हार की जीत कहानी पूछी जाएगी तो दोनों विकल्पों में से एक विकल्प होगा। हार जीत काव्य अशोक वाजपेयी जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को कहा जाता है। छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन जी को कहा जाता है। रश्मि काव्य महादेवी वर्मा जी का है। रश्मि रथी काव्य रामधारी सिंह दिनकर जी का माना जाता है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। अगर परीक्षा में रश्मि काव्य पूछा जाए तो उसके लेखिका है महादेवी वर्मा जी। रश्मि रथी काव्य पूछा जाए तो उसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन जी हैं। पिता कहानी के लेखक महीप सिंह जी भी हैं। पिता कहानी के लेखक धीरेन्द्र अस्थाना जी हैं। यानी कि पिता नाम से 3 लेखकों ने कहानी लिखी है। अगर परीक्षा में आपसे पिता कहानी पूछी जाएगी तो विकल्प में इन तीनों लेखकों में से किसी एक का नाम होगा। पिता दर पिता कहानी के लेखक रमेश बख्शी जी हैं। केवल पिता कहानी के लेखक सेवाराम यात्री जी हैं। प्यारे साथियों, यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ
कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को हमारे YouTube चैनल के साथ जोड़ें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।